अपकमिंग क्लास में सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का पुनः एक बार स्वागत। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं साइंस में पाठ तीसरा बल तथा दाब में हम लोग दाब के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले घटक में हमने बल के बारे में पढ़ा था। बल अर्थात अंग्रेजी में इसे फोर्स कहते हैं, और उनके प्रकार के बारे में पढ़ा था, जो संपर्क बल और असंपर्क बल, संतुलित बल तथा असंतुलित बल, इसकी हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग दाब क्या होता है उदाहरण सहित इसे समझेंगे। बच्चों, आपने यह देखा होगा कि जब किसी साइकिल, मोटर वाहन के खाली टायर में हवा भरते हैं तब विशेष साधन का उपयोग करते हैं। साइकिल में हवा भरने के लिए हाथ पंप का उपयोग करते हैं, अथवा मोटर वाहन के टायर में हवा भरने के लिए विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग करते हैं। इन दोनों प्रक्रिया में हवा का दाब बढ़ाने के लिए बल लगाना पड़ता है। वह बल हाथ पंप में स्नायु द्वारा तथा इलेक्ट्रॉनिक मशीन में दाब मशीन द्वारा लगाया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बल तथा दाब में परस्पर संबंध हैं। हम इसे एक अन्य उदाहरण द्वारा भी समझेंगे। जैसे कि किसी नुकीली कील को हथौड़े की सहायता से किसी लकड़ी के तख्ते पर रखकर उस पर प्रहार करते हैं, तब हमें यह दिखाई देता है कि वह कील उस तख्ते में आसानी से घुस जाती है। किंतु जब उसी प्रकार के दूसरी कील की समतल भाग को तख्ते पर रखकर नुकीले भाग पर हथौड़े से प्रहार करते हैं, तब वह कील उस लकड़ी की तख्त में नहीं घुसती। आपने यह भी देखा है कि ड्राइंग बोर्ड पर अंगूठे की सहायता से ड्राइंग पिन टोचते समय वह आसानी से ड्राइंग बोर्ड में टोची जाती है, जबकि इसके विपरीत ऑल पिन को अंगूठों की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर टोचते हैं तो अंगूठे को चोट पहुंचने की संभावना होती है। इससे बच्चों क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर बल का दाब कम होता है और क्षेत्रफल कम होने पर उसी बल का दाब अधिक हो जाता है। इससे संबंधित एक उदाहरण हम और देखेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि किसी भी धारदार चाकू से किसी सब्जी को काटते हैं तो वह सब्जी आसानी से कट जाती है, क्योंकि चाकू के निचले धार वाले भाग का क्षेत्रफल अत्यंत कम होता है, जिससे कम बल पर भी दाब अधिक लगता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बच्चों, हमने देखा है कि ऊंट के पैर के तलवे फैले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंट का भार अधिक पृष्ठफल पर पड़ता है और रेत पर पड़ने वाला दाब कम होता है, इसलिए ऊंट के पैर जमीन में नहीं धंसते हैं और रेत पर चलना उनका आसान हो जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में प्रयुक्त होने वाला बल ही दाब कहलाता है। दाब को बच्चों हम सूत्र रूप में इस प्रकार लिखते हैं: दाब बराबर बल बटे जिस पर बल प्रयुक्त किया जाता है वह क्षेत्रफल। अब हम दाब की इकाई जानेंगे कि दाब की इकाई कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि दाब बराबर बल बटे जिस पर बल प्रयुक्त किया जाता है वह क्षेत्रफल, तो यहाँ पर बल की इकाई होती है एसआई प्रणाली में न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन लेटर में दर्शाते हैं, और क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर, इसे हम वर्ग मीटर भी कहते हैं। तो इस प्रकार दाब की इकाई हो जाती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे हम पास्कल भी कहते हैं। मौसम विज्ञान में दाब की इकाई बार होती है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। बच्चों, दाब यह एक अदिश राशि है। बच्चों, अब हम दाब के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि दाब का प्रभाव भिन्न भिन्न पदार्थों पर, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कैसे पड़ता है। नंबर 1, ठोस पदार्थ पर दाब। बच्चों, ठोस पदार्थ पर हवा का दाब क्या होता है इसे हम जानेंगे। हवा में स्थित सभी ठोस पदार्थों पर हवा का दाब होता ही है। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। माना किसी लकड़ी के पृष्ठभाग पर एक पुस्तक का भार रखा जाए, तब पुस्तक के भार के कारण लकड़ी पर दाब पड़ता है। वह दाब पुस्तक के भार तथा उस भार का लकड़ी के साथ होने वाले संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसे हम चित्र रूप में समझेंगे। जब किसी लकड़ी को समतल रखा जाता है तब उस पर हवा का दाब पड़ता है, किंतु लकड़ी ज्यों की त्यों दिखाई देती है। जब उस पर किसी पुस्तक को फैला कर रखते हैं तब लकड़ी का पृष्ठभाग हल्का सा नीचे दबा हुआ दिखाई देता है, किंतु जब पुस्तक को एक के ऊपर एक रखते हैं तो उस पुस्तक का दाब लकड़ी पर ज़्यादा पड़ता है और लकड़ी नीचे की ओर झुकी हुई दिखाई देती है। बच्चों, पुस्तक की संख्या समान ही है, किंतु पुस्तक को फैलाकर रखने पर वह अधिक क्षेत्रफल घेरती है, जिससे
लकड़ी के पृष्ठभाग पर कम दाब पड़ता है, किंतु वही पुस्तक एक के ऊपर एक रखी जाती है तब वह कम क्षेत्रफल घेरती है, इसलिए लकड़ी के पृष्ठभाग पर उसका दाब अधिक पड़ता है। दूसरा है द्रव पदार्थ का दाब। इसके बारे में हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। हम प्लास्टिक की एक बोतल लेंगे तथा रबड़ का गुब्बारा जिस पर कसकर बैठेगा ऐसी कांच की नली का एक साधारण 10 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक टुकड़ा लेंगे। नली का एक सिरा थोड़ा सा गर्म करके धीरे से बोतल के आधार से कुछ ऊंचाई पर बोतल के एक सिरे से दाब देकर अंदर जाएगा, इस प्रकार लगाएंगे। पानी न टपके इसलिए नली के बाजू में मोम गर्म करके लगाएंगे। अब हम बोतल में धीरे धीरे पानी डालेंगे और गुब्बारे का निरीक्षण करेंगे। तो बच्चों, गुब्बारे का निरीक्षण करने पर हमें यह दिखाई देता है कि जैसे जैसे बोतल में हम पानी डालते हैं वैसे वैसे गुब्बारा धीरे धीरे फूलने लगता है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि पानी का दाब बोतल की दीवार पर भी पड़ता है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे, उस बोतल पर एक के ऊपर एक इस प्रकार 3 स्थानों पर मोटी सुई की सहायता से छेद करेंगे। अब उस बोतल में पानी भरेंगे एवं बोतल का निरीक्षण करेंगे। हम देखते हैं कि बोतल के तीनों छिद्रों में से पानी की धाराएं निकलती हुई दिखाई देती है। सबसे ऊपर वाले छिद्र से पानी की धारा बोतल के पास गिरती है, तो सबसे नीचे वाले छिद्र से पानी की धारा सबसे दूर गिरती है। इसके अतिरिक्त एक ही स्तर के 2 छिद्रों में से गिरने वाली धाराएं बोतल से समान अंतर पर गिरती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही स्तर पर द्रव का दाब समान होता है, उसी प्रकार द्रव के गहराई अनुसार दाब में वृद्धि होती है। तीसरा, गैस का दाब। बच्चों, किसी पदार्थ पर गैस के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, हम उदाहरण के माध्यम से उसे समझेंगे। बच्चों, आपने यह देखा है कि किसी गुब्बारे को मुंह से फुलाते समय वह चारों ओर से फूलता हुआ दिखाई देता है। गुब्बारे पर यदि छोटा सा एक छिद्र कर दिया जाता है तो उसके अंदर की हवा धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है और गुब्बारा पूर्णतः फूल नहीं पाता है। यह निरीक्षण उपर्युक्त द्रव के प्रयोग के निष्कर्ष जैसा ही है। ऐसा दिखाई देता है कि वायु भी द्रव के जैसे जिस पात्र में बंदिश तो होती है, उस पात्र के दीवार पर दाब प्रयुक्त करती है। बच्चों, द्रवों और गैसों को हम प्रवाही पदार्थ कहते हैं। किसी बंद पात्र में दिए गए द्रव्यमान के प्रवाही पदार्थ में पाया जाने वाला दाब सभी दिशाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है। हम विभिन्न उदाहरणों से इसे समझें। अब हम जानेंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है। उसके पहले वायुमंडल किसे कहते हैं उसे हम जानेंगे। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सभी ओर हवा का आवरण होता है। हवा के इस आवरण को ही हम वायुमंडल अथवा वातावरण कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठभाग से लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल है। उसके भी आगे लगभग 400 किलोमीटर तक यह अत्यंत विरल स्वरूप में पाया जाता है। इन्हीं वायुमंडल के कारण निर्माण होने वाले दाब को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बच्चों, समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले हवा के दाब को हम एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं तथा जैसे जैसे हम समुद्र की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे हवा का दाब कम होते जाता है। अब हम वायुमंडलीय दाब की तुलना अन्य इकाइयों में कैसे करेंगे वह देखेंगे कि एक एटमॉस्फेयर अर्थात एक वायुमंडलीय दाब बराबर 101 गुणे 10 घाते 3 पास्कल। पास्कल को हम PA द्वारा दर्शाते हैं। एक एटमॉस्फेयर को हम एक बार भी कहते हैं और इस एक बार को हम 10 घाते 3 मिली बार में भी दर्शाते हैं और 1 मिली बार यह 10 घाते 2 पास्कल के समरूप होता है। बच्चों, 10 घाते 2 पास्कल को हम हेक्टोपास्कल भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को मिली बार अथवा हेक्टोपास्कल की इकाइयों में बताया जाता है। बच्चों, इस वायुमंडलीय दाब का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है यह हम जानेंगे। वायुमंडलीय दाब हवा के किसी एक बिंदु पर सभी दिशाओं से होता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। किसी बंद पात्र में हवा होने पर हवा के अणु यादृच्छिक गति से पात्र की दीवारों पर प्रहार करते हैं। इस अंतरक्रिया के कारण दीवार पर बल प्रयुक्त होता है। इस बल के कारण ही दाब का निर्माण होता है। बच्चों, हम भी वायुमंडलीय दाब लगातार सिर पर लेकर घूमते हैं, किंतु हमारे शरीर के खोखले भाग में भी हवा भरी होती है और रक्तवाहिनियों में रक्त भी होता है तथा उसमें का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जिसके कारण पानी तथा वायुमंडलीय दाब के नीचे हम फंस नहीं सकते, अर्थात वायुमंडलीय दाब संतुलित होता है।
पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब समुद्र सतह की ऊंचाई के अनुसार बदलता रहता है। यह कैसे बदलता है आपके स्क्रीन पर यह दर्शाया गया है, उसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम समझेंगे उत्प्लावक बल किसे कहते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेंगे और उस बोतल को ढक्कन से कसकर बंद कर देंगे। अब बोतल को किसी भरे पानी के जार में डालकर देखेंगे। हम देखते हैं कि बोतल पानी पर तैरती है। अब बोतल को पानी में नीचे की ओर ढकेलते हैं तो हम देखते हैं कि बोतल पुनः ऊपर की ओर आ जाती है। अब हम प्लास्टिक की बोतल में पूर्णतः पानी भरेंगे और उस बोतल को जार के भरे हुए पानी में डुबा देंगे। तब हम देखते हैं कि बोतल पानी के अंदर तैरते हुए दिखाई देती है। बच्चों, इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि प्लास्टिक की खाली बोतल पानी के पृष्ठभाग पर तैरती है। इसके विपरीत पानी से पूरी भरी हुई बोतल पानी के अंदर तैरती है, वह पूर्णतः डूबती नहीं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि अंदर के पानी के द्रव्यमान की अपेक्षा पानी भरी बोतल का द्रव्यमान कम होता है। ऐसी बोतल पूर्णतः डूबती नहीं तथा ऊपर भी आती नहीं। इसका अर्थ पानी से भरी बोतल पर नीचे की दिशा में प्रयुक्त गुरुत्वीय बल उसके विपरीत ऊपर की दिशा में प्रयुक्त बल द्वारा संतुलित हुआ होता है। अर्थात पानी में होने वाले वस्तु पर ऊपर की दिशा में प्रयुक्त होने वाले इसी बल को हम उत्प्लावक बल कहते हैं। बच्चों, आपने यह महसूस किया होगा कि कुएं से पानी निकालते समय डोरी से बांधी गई बाल्टी पानी में पूर्णतः डूबी होने पर जितनी हल्की महसूस होती है, उसकी अपेक्षा वह पानी से बाहर निकालते समय भारी लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों, पानी में बाल्टी पर उत्प्लावक बल क्रियाशील हो जाता है, जिससे बाल्टी हमें हल्की महसूस होने लगती है। इससे संबंधित कुछ उदाहरण और देखेंगे। किसी एल्युमिनियम का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसे एक पानी भरे बाल्टी में डुबाते हैं तो वह आसानी से डूब जाता है। किंतु उसी टुकड़े का नाव बनाकर पानी में डुबाते हैं तो वह पानी में नहीं डूबती, वह पानी पर तैरती है। उसी प्रकार किसी लोहे की कील को पानी में डुबाते हैं तो वह डूब जाती है, किंतु स्टील का बड़ा जहाज पानी पर तैरता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि द्रव में डुबाए गए वस्तु पर उत्प्लावक बल क्रियाशील होता है, जिससे वस्तु का द्रव्यमान कम होने का आभास होता है। बच्चों, हम जानते हैं कि मीठे पानी के तरण तालाब में तैरने की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। इसका क्या कारण है? समुद्र के पानी का घनत्व मीठे पानी के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि उसमें लवण मिश्रित होते हैं। एक उदाहरण और देखेंगे कि किसी गिलास में पानी भरकर उसमें नींबू डालने पर वह डूबता है, परंतु उस पानी में 2 चम्मच नमक घोलकर मिश्रित करने पर वह नींबू उस पानी पर तैरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का घनत्व नमक से बढ़ता है। यहाँ उत्प्लावक बल गुरुत्वीय बल की अपेक्षा अधिक होता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि द्रव में डूबे हुए वस्तु का आयतन अधिक होने पर उत्प्लावक बल अधिक होता है तथा जितना अधिक घनत्व उतना उत्प्लावक बल अधिक होता है। साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि नंबर 1, उत्प्लावक बल पिंड के भार की अपेक्षा अधिक हो तो पिंड तैरता है। नंबर 2, उत्प्लावक बल पिंड के भार की अपेक्षा कम हो तो पिंड डूबता है। नंबर 3, उत्प्लावक बल पिंड के भार के बराबर हो तो पिंड द्रव में तैरती है। इनमें से पहला और दूसरा यह असंतुलित बल का उदाहरण है। अब हम जानेंगे आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है। इससे पहले आर्किमिडीज के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आर्किमिडीज ग्रीक वैज्ञानिक और प्रखर बुद्धिमत्ता वाले गणितज्ञ थे। पाई का ज्ञान उन्होंने गणितीय क्रिया द्वारा प्राप्त किया। आर्किमिडीज के सिद्धांत की उपयोगिता बड़ी है। जहाज, पनडुब्बियां, इनकी रचनाओं में इस सिद्धांत का उपयोग किया गया है। दुग्धमापी और आर्द्रता मापी ये उपकरण इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। बच्चों, आर्किमिडीज ने अपना यह सिद्धांत दिया कि कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में अंशतः अथवा पूर्णतः डुबाने पर उस पर ऊपर की दिशा में बल प्रयुक्त होता है और यह बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर पदार्थ का घनत्व और सापेक्ष घनत्व में कुछ अंतर बताया गया है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।